स्टूडेंट्स, आज हम फिर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और केमिकल शिफ्ट, रासायनिक स्थिति, जो सिग्नल्स आते हैं उनकी जो पोजीशन है, जिसमें हम देखते हैं कि उसमें कितना डाउन फील्ड पोजीशन पे है, कोई अप फील्ड पोजीशन पे है, प्रोटॉन की जो वैल्यूज़ है उसकी पोजीशन है, उसको हम जिस मात्रक में नापते हैं केमिकल शिफ्ट। मैं बात कर रहा था कि केमिकल शिफ्ट किन किन फैक्ट से, किन किन कारणों से प्रभावित होती है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनमें हम एक्सपेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, लेकिन वो उससे भिन्न होती है। तो इम्पोर्टेंट दो फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडक्टिव फैक्ट और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट, विषम देशिकता प्रभाव। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कभी कभी उपस्थित होने पर, जिसके कारण भी प्रोटॉन की एक्सपेक्टेड केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिफर करती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमको इन्फॉर्मेशन भी देती है किसी के केमिकल एनवायरनमेंट के बारे में, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध, तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है कि जब हाइड्रोजन किसी एक ऐसे परमाणु से बंधा हुआ हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो। तो फिर क्या होता है, दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है, क्योंकि देखो यहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और हेलोजन की या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने से इसमें क्या होता है, आंशिक ऋणावेश, इसमें आंशिक धनावेश, इसमें आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। तो ये जो हाइड्रोजन है इन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है। तो ये जो डॉटेड लाइन से हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है, इसको आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है जब अलग अलग अणुओं के बीच में या दो अणु जो है समान अणु है उनके बीच में यदि हाइड्रोजन बंध बनता है, उसको आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यदि एक ही अणु के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब यहाँ क्लियरली आप एक बात को देखें कि जब एक हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसका मतलब हाइड्रोजन किससे एसोसिएटेड है, किससे बंधा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसको इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचे हुए रहते हैं, वो क्या करेगा कि यदि वो उपस्थित है तो वो प्रोटॉन के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, है ना। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के, जो कि प्रोटॉन के आसपास के इलेक्ट्रॉन है, वो भी कहाँ रहेंगे खींचे हुए, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है, जो हमारा प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिसिटी की डेंसिटी कम हो गई, हाइड्रोजन के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन यदि कम हो गए तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर रहे थे, उसको मैग्नेटिक फील्ड से बचा रहे थे, प्रोटॉन को। शील्डिंग इफेक्ट था, ये हमने पढ़ा है कि जो प्रोटॉन के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर, वो क्या करते हैं, उस हाइड्रोजन न्यूक्लियस को बचाते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से, यानी उसको शील्ड करते हैं। उनका जो चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन्स का है वो भी तो घूमते हैं ना, जो प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो तो सर्कुलेट करेंगे, और वो सर्कुलेट वैसे भी करते रहते हैं, तो उनका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और अमूमन ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोटॉन को शील्ड करता है, शील्ड इन द सेंस रक्षा करता है। यानी इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है प्रोटॉन के चारों ओर, उसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। इसलिए क्या होता है कि हमको ज्यादा देना पड़ता है चुंबकीय क्षेत्र, मोर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू रेजोनेट दैट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, यानी ये शील्डिंग इफेक्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है,
हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ओर विड्रॉ कर रहा है, वहां खींचा जा रहा है। तो अब क्या प्रभाव हो गया, शील्डिंग इफेक्ट नहीं हुआ, कम हो गया ना शील्डिंग इफेक्ट। अब कौन सा हो गया, डी शील्डिंग इफेक्ट। यानी ये जो प्रोटॉन हाइड्रोजन बंध के अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं, विपरिलक्षित। यानी यदि इस प्रकार के कोई कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध होता है, उनके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, विपरिलक्षित होते हैं। दैट इज वो हाईली कैसे होते हैं, डी शील्डेड होते हैं, डी शील्डेड प्रोटॉन होते हैं। और डी शील्डेड प्रोटॉन होने से क्या हुआ कि अब जो ये प्रोटॉन है वो क्या आएंगे, डाउनफील्ड। इनका जो रेजोनेंस होगा वो कहां होगा, निम्न क्षेत्र में होगा, निम्न क्षेत्र में अनुनाद होता है। डी शील्डिंग इफेक्ट से क्या हुआ कि अब इन प्रोटॉन को क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कम चुंबकीय क्षेत्र यदि मिल जाए तो भी कैसे हो जाएंगे, ये अनुनाद इसमें हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। तो फिर इसके लिए जो डेल्टा वैल्यू है वो कैसे होगी, उच्च डेल्टा मान होते हैं, हाई डेल्टा वैल्यूज होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हाइड्रोजन बंध उपस्थित है किसी कार्बनिक यौगिक में तो वहां पर जो प्रोटॉन है उसके लिए क्या है, डाउनफील्ड पोजीशन होगी और उसके अंदर डेल्टा के मान कैसे होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें कौन सा प्रभाव हो गया, विपरिलक्षण प्रभाव हो गया है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे दो प्रकार के हम जानते हैं हाइड्रोजन बंध होते हैं। एक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरे हैं आपके इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ये तो अणुओं के कारण होते हैं आपस में, तो इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। कहने का मतलब है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किस पे निर्भर करता है, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं। और इंट्रामॉलिक्यूलर तो एक अणु के अंदर है, इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने से या कंसंट्रेशन कम करने से, डाइल्यूशन करने से या इसको कंसंट्रेट करने से इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मोस्टली जो है इंट्रामॉलिक्यूलर कैसे होंगे, ये होंगे कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब यदि हम सांद्रता को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तब क्या होता है कि इसके अंदर जो शिफ्टिंग होती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की जो शिफ्टिंग है, कम या ज्यादा होता है, उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर ये प्रभाव पड़ता है। यदि मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम कर दी, भाई जी हमारे पास कोई बॉन्डेड प्रोटॉन है और उसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, हाई डेल्टा वैल्यूज है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, हम उसको कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, या हम क्या कह सकते हैं, हम सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हैं। तो सॉल्वेंट को जैसे बढ़ाएंगे तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब अणु भी कम हो गए। इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। तो जैसे आपने इसको डाइल्यूट किया, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, फिर अपफील्ड पोजीशन पे ये प्रोटॉन अवशोषित होंगे, उच्च क्षेत्र पे होंगे और डेल्टा वैल्यू का मान कम हो जाएंगे। यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ाने से, कम होने से इसकी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन द केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर इज नो शिफ्ट व्हेन वी डिक्रीज और इंक्रीज द कंसंट्रेशन। तो एक प्रकार से हम NMR से ये डिफरेंस कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर है या इंट्रामॉलिक्यूलर है, कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करके। हम जैसे इसको डिक्रीज कर दें तो हमको पता चल जाएगा, यदि कोई शिफ्ट नहीं होती डेल्टा वैल्यूज में तो वी कैन डेफिनेटली से दैट इट इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यदि इसके अंदर कोई फर्क पड़ता है डेल्टा वैल्यूज में तो निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल इन फिनॉल,
हियर इज अ फिनॉल। तो फिनॉल के अंदर जो ये हाइड्रोजन है इसकी मोस्टली जो है 4 से 8 डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट वैल्यू इसकी होती है। लेकिन यदि आप क्या करें, इसको डिक्रीज कर दें, इसकी कंसंट्रेशन को कम कर दें, यदि सॉल्वेंट को बढ़ा दें, तब क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और अब वो जो है प्रोटॉन कैसे होंगे, अपफील्ड होंगे। अपफील्ड होने से क्या हुआ, अपफील्ड होने से क्या हुआ, उच्च क्षेत्र में होंगे। ये कहां होंगे, ये उच्च क्षेत्र में। उच्च क्षेत्र में होने से क्या हो जाएगा, कम डेल्टा वैल्यू हो जाती है, कम डेल्टा मान। तो इस प्रकार से एनएमआर की टेक्निक की सहायता से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता लगा सकते हैं। किस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका भी पता लगा सकते हैं। अब यदि जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यदि मान लीजिए फिनॉल के अंदर ऑर्थो पोजीशन पे कोई उपस्थित है, जैसे ये मैं यहां लिखा हूं, यदि फिनॉल के अंदर ऑर्थो पोजीशन पे बेंजीन रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन है, कोई प्रतिस्थापी है, और यहां पर यदि बाय द वे मान लीजिए आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये कौन सी है, ये सैलिसिलिक अम्ल है, ये है आपके सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड के अंदर यहां क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, एक ही अणु के अंदर हो रही है, तो इसका नाम है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अब ये जो प्रोटॉन है ये करीब 10.4 डेल्टा, इतना ज्यादा डाउनफील्ड होता है, इतना डिशिल्डेड होता है कि इसकी डेल्टा वैल्यू क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, केमिकल शिफ्ट मान ज्यादा हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रहते हैं, डाइमर के रूप में रहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके बहुत सारे अणु आपस में कैसे रहेंगे, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इनमें डाइमर के रूप में रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर क्या होती है, ये रेजोनेंस के द्वारा एस्टैब्लिश हो जाती है, ये रेजोनेंस के द्वारा एस्टैब्लिश होती है। तो वी कैन राइट दिस एट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसी प्रकार से यहाँ पर ये पॉजिटिव, सो ये रेजोनेंस से एस्टैब्लिश हो जाता है। वैसे कैसे रहते हैं, डाइमर के रूप में रहते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या हो जाते हैं, एस्टैब्लिश्ड भी हो जाते हैं। तो एस्टैब्लिश्ड होने से फिर क्या हुआ, यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड होने से क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव, एस्टैब्लिश्ड होने से फिर क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, बहुत तीव्र हो जाएगी। इसलिए इनके डेल्टा वैल्यूज मान करीब 10 और 12 डेल्टा के बीच में केमिकल शिफ्ट मान होते हैं, क्योंकि हाईली डिशिल्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कैसी है, बहुत स्ट्रांग है। इसी प्रकार से आपने सुना होगा इनोलिक प्रोटॉन्स, तो इनोलिक प्रोटॉन्स के अंदर भी क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो भी कैसी हो जाती है, स्थायी हो जाती है। इसलिए जो इनोलिक प्रोटॉन्स हैं उनकी डेल्टा वैल्यूज, उनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा हाईली डिशिल्डेड होते हैं, बहुत डाउनफील्ड होते हैं। तो उनका एक उदाहरण आपको यहाँ बताता हूँ। एक यौगिक से अपन इसको समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके आधार पर हम एनएमआर के आधार पर हाइड्रोजन बॉन्ड का पता लगा सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं एसिटल एसीटोन। ये क्या है, एसिटल एसीटोन कहलाता है। और ये इसमें अनुनाद है, इस प्रकार से
एसिटल एसीटोन, इट इज एसिटाइल एसीटोन। और यहाँ पर क्या है, कीटो इनोल समावेशता होती है, टोटोमेरिज्म है, और इस प्रकार से इसका ये कीटो रूप है, इट इज ए कीटो फॉर्म। और यहाँ पर ये इनोल फॉर्म कहलाता है। एसिटाइल एसीटोन का ये क्या है, इनोलिक फॉर्म है। क्यों? क्या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, दैट इज इन, और उसी कार्बन पे क्या है, OH है, तो इन प्लस ऑल दैट इज इनोल। अब यहाँ पर ये क्या हुआ है, रेजोनेंस है, एक दूसरे के अंदर तीव्रता से क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चार तरह के यहाँ पे सिंबल पॉसिबल है, ये ए तरह के प्रोटॉन, ये हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन, इनोलिक प्रोटॉन दैट इज बी प्रोटॉन, एंड द सी एंड द डी। इनकी हम केमिकल शिफ्ट वैल्यू हम देखें तो ए टाइप के जो प्रोटॉन है वो करीब 1.98 डेल्टा इनकी वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा अपफील्ड है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू की कम है, शील्डेड प्रोटॉन्स कहलाते हैं। और इनोलिक प्रोटॉन जो कि बी टाइप के प्रोटॉन है उसके लिए कम से कम 14.58 डेल्टा, इतना हाईली ये डीशील्डेड प्रोटॉन है कि बहुत डाउन फील्ड में इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है डेल्टा में हाई हो जाती है। इसी प्रकार से सी टाइप के जो प्रोटॉन है इसका केमिकल एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कुछ डाउन फील्ड होते हैं, यानी इनकी डेल्टा वैल्यू जो है 5.5 डेल्टा होती है। और बी टाइप के प्रोटॉन लगभग 22, चूंकि मिथाइल प्रोटॉन है तो 1.98 डेल्टा। ये जो चार तरह के प्रोटॉन्स है इसमें आप ये देखेंगे ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इनोलिक प्रोटॉन्स है उसके डेल्टा वैल्यू ज्यादा है। तो अधिकतर ऐसे कंपाउंड्स आपने देखे हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल है, अमीन है, फिनोलिक है, अमीन है, सल्फर है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी ये प्रोटॉन से जुड़े हुए होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के चारों ओर वो कहां चले जाते हैं, वो इन परमाणुओं के पास चले जाते हैं, यानी कि वो प्रोटॉन को क्या करते हैं, डिशिल्डेड कर देते हैं। और इस प्रकार के समूहों में जैसे अमीन्स हैं, एल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं, इसमें क्या होगा, केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है वह कंपैरेटिवली जो है ज्यादा होती है। डिशिल्डेड प्रोटॉन्स होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, और डिशिल्डिंग प्रोटॉन होने से फिर क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा वैल्यूज अधिक हो जाती है। तो ये कुछ मुख्य फैक्टर हैं जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से केमिकल शिफ्ट वैल्यू के मान कम और ज्यादा होते हैं। अब ये रासायनिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन ने यहाँ डिस्कस किया। अब एक इंपॉर्टेंट और चीज है इसके अंदर, वो है कि जब हम एनएमआर टेक्निक यूज करते हैं तो एनएमआर टेक्निक के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, जो सब्सटेंस है जिसको हम सैंपल बोलते हैं, नमूना बोलते हैं, उस नमूने को, उस सब्सटेंस को, जो कंपाउंड है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसको हम क्या करेंगे, किसी विलायक में घोलेंगे, किसी सॉल्वेंट में घोलेंगे। तो हमें एक सॉल्वेंट चाहिए, एनएमआर टेक्निक के लिए हमें क्या चाहिए, एक विलायक चाहिए, एक अच्छा विलायक चाहिए। तो एनएमआर के लिए अच्छा विलायक कौन सा होगा, तो उसमें सबसे पहली बात जो मुख्य है देखा जा रहा है उसमें प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि विलायक के अंदर हाइड्रोजन नाभिक होगा, यदि प्रोटॉन होगा तो उसका अपना अलग संकेत होगा, और उसका संकेत होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, विभेद नहीं कर सकते हैं, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द सैंपल विल बी मोर डिफिकल्ट। सो आज तक इतना ही, फिर हम आगे कल बताएंगे इंपॉर्टेंस के बारे में। ऑल द बेस्ट।